हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं आकर्ष शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीडीपी विद इनकम मेथड। पिछले लेक्चर में हमने देखा जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी विद इनकम मेथड, मतलब कैसे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से। और वहां पे हमने देखे थे उसके कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड के। आज हम देखेंगे कंपोनेंट इनकम मेथड के। तो इनकम मेथड के कंपोनेंट होंगे जितने भी, उनको हम फिर से ऐड करेंगे और हमारा इनकम मेथड से जीडीपी का काउंट निकल आएगा। फिर से कोई ना कोई एक नंबर निकलेगा, 3.9 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन और 4 ट्रिलियन। बट इसका मेन मोटो क्या रहेगा? टू चेक एक पर्टिकुलर सेक्शन में किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट। तो पहला है वेजेस। वेजेस मतलब आपकी सैलरी, मजदूर की सैलरी, किसी सीईओ की सैलरी, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी, किसी मैनेजर की सैलरी, किसी इंजीनियर की सैलरी, सबकी, ऑल ऑफ अस। बट ये सैलरी हमारे एक डिपार्टमेंट के साथ जाएगी। ओके, अब मनरेगा मजदूरों को ये इनकम मिल रही है, इंजीनियर्स को ये मिल रही है, इस एज ग्रुप को ये सैलरी मिल रही है, इस मैनेजिंग डायरेक्टर को ये ग्रुप ये सैलरी मिल रही है। तो वहां से सरकार को पता चल जाएगा इस सेक्शन में इस स्किल के साथ ये सैलरी मिल रही है लोग। तो वो वहां पे पॉलिसी मेकिंग में और एक उनको क्लियर आइडिया भी मिल जाएगा किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरीके से इंडिया में सैलरी राइज कर रही है, लो कर रही है, किस सेक्टर में ज्यादा सैलरी है, किस सेक्टर में कम सैलरी। सेकंड कंपोनेंट है रेंट। रेंट में आपकी शॉप है, आपका मॉल है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो उससे रेंट मिलेगा। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पता चलेगा कितना रेंट आ रहा है, किस एरिया में कितना रेंट है। लाइक अर्बन एरिया में ज्यादा रेंट है, तो वो क्या करेंगे, आपकी जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं कम पैसों में, जैसे डीडीए फ्लैट्स निकालते हैं कम पैसों में, लॉटरी निकालते हैं, तो आपको वो उस तरीके की पॉलिसी को बनाएंगे और कुछ जो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको हाउसिंग सोसाइटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की वो पॉलिसी मेकिंग में आपको हेल्प करेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं वो, अगर रेंट अर्बन एरिया में बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको वापस भेजेंगे वो छोटे शहरों में और वहाँ इंडस्ट्री को पुश करेंगे। जैसे अभी दिल्ली के बाहर मेरठ को हाईवे से कनेक्ट किया, अब वहाँ पे भी इंडस्ट्री पहुँचेंगी क्योंकि वहाँ रेंट सस्ता होगा, क्योंकि वहाँ कम सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, ऑपरेशन कॉस्ट उतनी नहीं होगी। तो हाईवे से कनेक्ट करने के लिए आपको रेंट कम हुआ, वहाँ पे सब चीज़ हुई, तो वहाँ पे रेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिमांड एंड सप्लाई का खेल बहुत ही आसान। यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो लोगों के पास फ्लैट्स कम है, वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं चाहिए तो लो, नहीं तो मेरे पास बहुत लोग खड़े हैं मेरा घर लेने के लिए रेंट पे। पर अगर आपके पास उतने ही घर होंगे जितने लोग हैं, तो आप उसको ऑप्टिमाइज रेट में, जितना आपका रेंट बनता है उतने ही रेंट में देंगे या उससे कम देंगे। तो ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक दिस कंपोनेंट एंड क्रिएट सम पॉलिसीज बेस्ड ऑन दिस। इसी में आपका आ जाता है शॉप से, जो भी आपका, जैसे आपकी केमिस्ट है आप या कोई भी आपकी शॉप है, किराना स्टोर है, वो इसी कंपोनेंट में आ जाता है कि लोग कितना कमा रहे हैं। तभी तो आप कंजम्पशन कर पाएंगे जब आप कहीं से कमा रहे हैं। तो आप कहाँ से कमा रहे हैं, या तो आपकी सैलरी आ रही है, या आपके पास रेंट आ रहा है, या आपकी कहीं शॉप है। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में देखा कंजम्पशन एक कंपोनेंट था, उसी के अगेंस्ट कंजम्पशन करने के लिए आप पे पैसा आएगा ना, वो कहाँ से आएगा, या तो वेजेस, रेंट, या फिर आपकी शॉप। इन तीनों कंपोनेंट को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको एक कंजम्पशन वाले कंपोनेंट का काउंटर मिल जाएगा। तो ये इनकम मेथड का फर्स्ट कंपोनेंट था। अब सेकंड कंपोनेंट क्या है कि आपका इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में देखा, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए ही तो कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट आपकी इनकम हो गई। इस कंपोनेंट को भी आप ऐड कर दीजिए और वहीं पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा कहीं ना कहीं से। अगर आपने पैसा कहीं पे लगाया, जो प्रॉफिट आपने बनाया वहां से आपने प्रॉफिट बनाया, और प्रॉफिट बनाया वो भी आपकी इनकम। तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपने प्रॉफिट कमाया एंड इंटरेस्ट कमाया। अब थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनटू द एक्सपेंडिचर मेथड। उसके लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ से कर रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है टैक्स लगा के। तो टैक्स गवर्नमेंट की इनकम हो गई।
अब कौन सा टैक्स इनकम है वो अभी 1 मिनट में बात करेंगे। पर हो सकता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अलावा कहीं और भी खर्चा कर रही हो, जैसे सब्सिडीज दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं टैक्स माइनस सब्सिडीज, और बी स्पेसिफिक इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज, ठीक है। आपका ये एक और कंपोनेंट हो गया। तो ये आपके सारे कंपोनेंट हैं, यहां से आपकी इनकम आती है। अब आप बोलेंगे आपने इनडायरेक्ट टैक्स की क्यों बोला, डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं बोला। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोलगेट खरीद रहे हैं 10 रुपए का, और उस पे 2 रुपए का टैक्स जो लग रहा है, तो आपको एमआरपी पे वो 12 रुपए का मिल रहा है, तो 2 रुपए वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे 18% जीएसटी लगती है, 100 रुपए का आपने कुछ खरीदा, 18% उस पर जीएसटी लगी, तो 118 रुपए का मटेरियल है, तो वो 18 रुपए आपके इनडायरेक्ट टैक्स है। बट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर आपकी 10 लाख सैलरी है और आपने उसमें से 1 लाख रुपए आपने सैलरी से टैक्स कटवाया, वो डायरेक्ट टैक्स है। आपके पास पैसा ही 9 लाख रुपए नहीं है, ठीक है। पर वो हमने कहा डायरेक्ट टैक्स कहाँ काउंट कर लिया, वो भी तो सरकार की आमदनी है, बट वो हमने आपके वेजेस में काउंट कर लिया, ठीक है। हमने आपके रेंट में काउंट कर लिया, वो हमने आपके इंटरेस्ट पे काउंट कर लिया। आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देंगे आप, ठीक है। ये सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बड़े बड़े वर्ड्स से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम सब समझेंगे इस सीरीज के एंड तक, और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारे कंपोनेंट्स है जीडीपी के इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए। इनको सबको सबमिशन कर दीजिए, आपकी जीडीपी आ जाएगी इनकम मेथड से। अभी ये क्यों यूजफुल है, ये हमने ऐसे पहले कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि जीडीपी इंडिया जो काउंट करता है वो इनकम मेथड भी करता है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी काउंट करता है। अब मान लीजिए वेजेस हैं, मजदूरों को वेजेस पहले मिलते थे मनरेगा से पहले कितने कम मिलते थे, कुछ 250 रुपए पर डे, बट वहां पे हमने मिनिमम वेजेस स्कीम लगाई, तो क्या हुआ, उनको 450 रुपए मिलने लगे, फिर 500 मिलने लगे, फिर 550 मिलने लगे। तो एक्सप्लॉयटेशन रुक गया कि अगर आप 450 से कम देंगे कुछ नहीं, हम मनरेगा में जाके गड्ढा खोद लेंगे। तो यहाँ पॉलिसी मेकिंग से फायदा हुआ कि नहीं, इसलिए मनरेगा आज तक मनमोहन सिंह की, हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने भी बंद नहीं की है, वो भी अभी भी चल रही है, ठीक है। दो उसके पॉलिसी मेकिंग में अलग अलग जो भी लोकल लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज अनदर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी और गवर्नेंस का। बट इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से बात करें, मनरेगा वाज अ वेरी सक्सेसफुल मिनिमम वेजेस स्कीम बनाने के लिए फॉर लेबर। अब आप देखते हैं कि इंजीनियर्स भी और पीएचडी वाले भी पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है अगर वेजेस कम हो रहे हैं तो मार्केट में, ठीक है। जीडीपी कम हो रही है और उसका मान लो कम हो रही है और उसमें एक सेक्शन है कि वेजेस की वजह से कम हो रही है, तो यू कैन फिगर आउट कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। जैसे गुजरात में आईटीआई जो एजुकेशन था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो काफी हिट हुआ क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और केमिकल इंडस्ट्री बहुत आई, और वहां पे उनको लेबर डिमांड पूरी करने के लिए आईटीआई वाज अ वेरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और दूसरा पार्ट क्या है, रेंट का। अभी रेंट क्यों बढ़ रहा है अर्बन एरिया में, इसलिए बढ़ रहा है रेंट कि सारी ज्यादातर प्रॉपर्टीज एलीट क्लास खरीद लेता है और उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचता है। 35 लाख का घर लिया और उसको 4-5 साल होल्ड किया और आपको बेच दिया 5 साल बाद इसका 70 लाख रुपए करके। तो इससे क्या हुआ, इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने इंडेक्सिंग स्कीम लगाई कि आपने क्या खरीदा है उसके डिफरेंस पे आपको टैक्स देना पड़े, ठीक है। इंडेक्सिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर में, बट ऐसे ही पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट से उनको क्या पता चल रहा है, अगर प्रॉफिट अच्छा है तो मार्केट आपका कॉम्पिटिटिव, ठीक है। वो हमें इस सेक्शन में किस सेक्शन से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है वो भी हमें एक मेजर करने से मिल जाएगा, इस सेक्शन से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, वी शुड वर्क इन दिस डायरेक्शन। लेट सपोज आईटी से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेट सपोज इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, मोबाइल असेंबली लाइन से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, पर्टिकुलर कोई फाइबर बनाने से अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो वी शुड सपोर्ट दैट सेक्शन ऑफ द सेक्टर, ओके।
तो यहाँ से ये क्लैरिटी मिलती है गवर्नमेंट को प्रॉफिट से। अभी अगला कंपोनेंट है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर आपको बिजनेस डालना है तो आप क्या करेंगे? आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने कि मुझे 1 करोड़ का लोन दीजिए, आप 1 करोड़ का लोन देंगे आप तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूंगा, उससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, तो इसलिए आप प्लीज मुझे लोन दीजिए अंडर दिस मुद्रा स्कीम और जो भी आपकी स्कीम चल रही है उसके अंडर। तो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा, 10% होगा, ठीक है, तो बहुत सारे स्टार्टअप फर्स्ट ईयर में उतना 10% रिटर्न नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन सेटअप, फर्स्ट टाइम सेटअप, टेंजिबल एसेट बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है वो प्रॉफिट बनाने में थोड़ा टाइम है, 2-3 साल 4 साल, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना जा रहा है मार्केट में वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। वो अगर कंपोनेंट अगर गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो वो ये कह सकते हैं कि 3 साल के लिए आप इंटरेस्ट माफ है फॉर दिस सेक्टर, क्योंकि हमें बूस्ट चाहिए, डिफेंस सेक्टर में हमें बूस्ट चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें बूस्ट चाहिए। आज तक हम कावेरी इंजन नहीं बना पाए, हमारे तेजस में जीई का इंजन लगा हुआ है। तो इस सेक्टर में क्या करेंगे? वो अगर लोन देंगे तो इंटरेस्ट फ्री देंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। कि आप प्रॉफिट की चिंता मत कीजिए, आप अपने रिसर्च पे ध्यान दीजिए, वी विल बियर दिस इंटरेस्ट पार्ट। तो उससे ये कंपोनेंट मिल जाता है, पॉलिसी मेकिंग में आसानी मिल जाती है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं अपन? और मॉनेटरी पॉलिसी भी अपन डिसाइड कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी वर्ड से डरना नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी आप इन्फ्लेशन में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और बहुत ही आसान है मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत उसको हाइप करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ नहीं है, आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी इंटरेस्ट कम करिए और आरबीआई बैंक्स को बोलेगा। अगर इंटरेस्ट कम है तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाइए और आरबीआई बैंक को बोलेगा वो बढ़ा देंगे। इतना आइडल वर्ल्ड में इतना सब कुछ आसानी से नहीं होता है, बट स्टिल दे विल ट्राई, ठीक है। बट इसका इन्फ्लेशन से भी डायरेक्ट रिलेशन है, वो हम इन्फ्लेशन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। बट अभी हम पॉलिसी मेकिंग समझ रहे हैं, वो ये मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जैसे मैंने बताया 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 18% जीएसटी लगी, तो आपका क्या होगा? आपका 118 रुपए का प्रोडक्ट होगा और 18 रुपए सरकार की आमदनी। अब सरकार देखेगी इस सेक्टर में हमें और टैक्स लगाने की जरूरत है, जैसे लग्जरी आइटम जैसे इटालियन मार्बल खरीदने का शौक है किसी को, विंटेज कार्ड खरीदने का शौक है किसी को, अपनी शादी में बड़े बड़े स्टार से परफॉर्मेंस कराने का शौक है, इस पे वो ज्यादा टैक्स लगाएंगे। 18% स्लैब से ज्यादा वो 28% स्लैब को डालेंगे। और इंडिया जैसे देश में, गरीब देश में, कार रखना इज अ लग्जरी, तो उसकी सर्विस कराएंगे, वहां आप 18% नहीं, वहां आप 28% टैक्स दे रहे होंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी डिसीजन मेकिंग करती है इनडायरेक्ट टैक्स से। तो इनडायरेक्ट टैक्स आएगा, उसका कलेक्शन होगा। अब मान लीजिए सरकार ने क्या किया, कार पे 28% की जगह 35% जीएसटी लगाना शुरू कर दिया जब आप खरीद रहे हैं और कार की बिक्री हो गई एकदम कम, तो वो देखेंगे ओ यहाँ से पहले इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा आता था, अब हमें ये रिवर्स करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी एग्जाम्पल समझते हैं। कार का 28% की जगह उन्होंने 18% कर दिया। अब 18% कर दिया तो क्या हुआ? कार बहुत ज्यादा बिकने लगी और सब लोग कार ले रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, पेट्रोल पे चलाएंगे, डीजल पे चलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने देखा इस सेक्शन में बहुत बिक रही है और इससे ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या करते हैं, इसका टैक्स बढ़ाते हैं और क्या करते हैं, ईवी पे टैक्स कम कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे इन लोगों को एक फिगर देता है, एक शीट देता है, एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि कैसे आपको जीडीपी में आपको किस सेक्शन में टैक्स लगाना है, टैक्स कम करना है, किस सेक्टर में पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। अब सब्सिडीज क्या है? जैसे आप सीनियर सिटीजन के लिए सब्सिडाइज ट्रेन की टिकट्स हैं, कुछ आप प्लॉट की रजिस्ट्री कराएंगे उसमें 5% की जगह 4% लगेगा, तो ये सब्सिडीज हैं, ये आपके गवर्नमेंट स्पेंड ही कर रही है, बट ये हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में काउंट नहीं करते, ये हम माइनस कर देते हैं यहाँ से, जैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड में इंपोर्ट को माइनस किया। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको डाउट होता है आप प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्यों आपके लिए इतना डिफिकल्ट था अब तक।
there are so many requests about the GDP simplification of calculation method with this income method. बहुत ही आसान है. तो let's revise what we have learned so far. वेजेस से क्या होगा पॉलिसी मेकिंग में? मिनिमम इनकम पॉलिसी, आपकी मिनिमम वेजेस पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट को आसानी होगी. आपको अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड पता चल जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेंड पता चल जाएगा. ठीक है. और प्रॉफिट से क्या पता चलेगा आपको कि बिजनेस का क्लाइमेट कैसा है आपके कंट्री में, प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. जैसे अगर आप यूएस में जाओ, वहाँ 1% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा, तो वहाँ प्रॉफिट बनाना आसान है इंडिया के कंपैरेटिवली. ठीक है. और आपको प्रॉफिट से क्या पता चल जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसी है. इस सेक्टर से काफी प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इस डायरेक्शन में जानी चाहिए. जैसे आईटी में हमें बहुत प्रॉफिट मिला, आज देखो इंडिया इज आईटी हब. ठीक है. और इंटरेस्ट से क्या पता चलता है कि आपकी क्रेडिट मार्केट हेल्थ क्या है, कि आपको कितना अच्छा क्रेडिट लेने वाले मार्केट में जो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं. और आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिफाइन करने में भी आसानी होगी. दो वो हम मेजरली इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, बट ये भी आपको फिगर देता है कि कितना इंटरेस्ट मार्केट से हम निकाल रहे हैं. ठीक है. फिर रेंट से क्या पता चलता है कि लैंड रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है. ठीक है. लीज कैसी आ रही है. और अर्बन एरियाज में कैसे हमें उसको हाउसिंग स्कीम्स बनानी है, वो कैसे बनानी है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जैसे बोलते हैं. और इनडायरेक्ट टैक्स तो आप समझ ही गए, हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया और एक्सप्लेन भी कर दिया. सब्सिडी भी आपको समझ में आ गई है. सेक्टोरियल सब्सिडीज होती हैं किसी सेक्टर में, और सोशल सब्सिडीज भी होती हैं. सोशल सब्सिडीज क्या होती हैं कि इस एरिया में आपको फ्री खाना पानी राशन तेल सब कुछ देना है. जैसे राशन मिलता था, सब नहीं देखा होगा कि राशन मिलता था, वहाँ लंबी लंबी लाइन्स होती थी. वो सब्सिडीज है, वो गवर्नमेंट को आपको दे रही है कि लीजिए आप गेहूँ ले लीजिए, चावल ले लीजिए. MSP is a subsidy sometime. This is the income method to calculate the GDP. ठीक है. अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम सीखेंगे how to calculate GDP through the production method. और उसके बाद हम एक और लेक्चर बनाएंगे to compare all three, और कौन सा देश कौन सी मेथड को यूज कर रहा है, उसके किस तरफ इंक्लिनेशन है. फिर समराइज करेंगे एंड देन GDP, बेसिक GDP विल बी क्लियर. फिर उसके बाद हम रियल GDP, दिस इज जनरल डिस्कशन. तो ये आपके काफी लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा. ओके. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे क्यूरियस, लेट अस नो इफ देयर इज समथिंग फॉर फ्रॉम आवर साइड वी कैन इम्प्रूव. थैंक यू.